हेलो गाइज, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस बैच में, जिसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं प्रखर बैच। और ये पूरी तरह से एमसीक्यू बैच है और 71st के लिए चलाया जा रहा है। अभी आपके पास सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है प्रारंभिक परीक्षा पीटी। तो पीटी को फोकस करते हुए ये एमसीक्यू बैच लाया गया है और स्पेशली हम लोग इसमें अगले 50 दिनों में आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पर आपकी पकड़ बनाई जाए और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करा दिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। और धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए कि आवाज़ अच्छे से आ रही है, देन हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगले 2 घंटों में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एमसीक्यू को कंप्लीट करें, क्योंकि फिर उसके बाद आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्लासेस हैं इस एमसीक्यू के अंतर्गत। लुकिंग कूल, थैंक यू। चलिए, तो बहुत अच्छा, सब लोग जुड़ गए हैं और सभी लोग जुड़ रहे हैं। नए ड्रेस में मेरा भी स्वागत है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एमसीक्यू बैच के अंतर्गत स्पेशली हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा जो सिलेबस है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। स्पेशली मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है उसको हम लोगों ने 9 डे में कंप्लीट किया है और ये 1 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक, यानी 9 जुलाई तक चलेगा। और इसमें हम लोग किस किस दिन कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक नज़र, एक झलकी उसकी देख सकते हैं। जैसे आज का जो डे है, फर्स्ट डे है, इसमें हम लोग स्पेशली यूरोपियन कंपनियों का आगमन, अराइवल या एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। सेकेंड जो कल का क्लास है वो राइज ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ब्रिटिश जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, ब्रिटिश के जो उपनिवेशवादी नीति थी, तो उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। देन थर्ड क्लास जो होगा वो 1857 से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स, किसान आंदोलन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड रहेगा। उसके अलावा जो 5वां दिन होगा हमारा, उसमें हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड संगठन, कांग्रेस और कांग्रेस से पहले के संगठन की चर्चा करेंगे। छठे दिन हम लोग उदारवादी और बंगाल विभाजन, नव राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी जो चरण था मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, उसकी चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देन गांधी एज, काफ़ी लंबा है गांधी युग, उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, 1917 से 1934 और 1935 से 1947, इस तरह से। और सबसे लास्ट क्लास जो 9वां क्लास होगा, उसमें हम लोग गवर्नर जनरल, कुछ न्यूज़पेपर और विविध, इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली जो आज का हम लोगों का, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, छोटा है, बट जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा बड़ा दिखेगा और ब्लैक कलर पे है, इसीलिए रखा गया है ताकि आप आसानी से देख सकें। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड पीपीटी आपको आफ्टर क्लास अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप पीपीटी से रिवीजन कर सकें। इसका पीडीएफ भी बना करके 24 घंटे के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि यदि आप चाहें तो उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको बना सकें। और अभी जो मेरी क्लासेस हैं वो एवरीडे, जो अगले 9 दिनों की क्लासेस हैं वो 6:30 में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो 6 बजे से था, मेरी क्लासेस 6:30 से रहेंगी और अगले जो टीचर आएंगे उनकी क्लासेस हो सकती है 6 बजे से रहें। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बड़ी संख्या में सभी लोग जुड़ गए हैं। एमसीक्यू में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है बच्चों का और एमसीक्यू से रिवीजन इजी होता है, इसीलिए आज के टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो बेसिकली क्या टॉपिक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी या अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ उससे रिलेटेड टॉपिक पे आज का हमारा चर्चा रहेगा। पहले हम लोग 10-15 मिनट इसके थ्योरी पार्ट को समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है, एंड देन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बेसिकली रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जो आपने पढ़ रखा है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि यहाँ पे जो भी छात्र आए हैं, जो भी इस बैच से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि पढ़ाई को 3 पार्ट में बांट लीजिएगा। अभी जो आपके पीटी है उसको लेकर के, और 3 पार्ट में बांट करके पढ़ाई कीजिएगा। सबसे पहला होगा रिवीजन, यानी जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवीजन करना है डेली, अलग अलग सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बेसिकली आप अच्छे से एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला पार्ट आपका हो गया रिवीजन। सेकेंड पार्ट जो है ये है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, और इसी को करेंगे प्रैक्टिस। तो ये दूसरा सेक्शन। और तीसरा हो गया करंट अफेयर्स।
ये 3 सेक्शन पे आपका डेली टारगेट होना चाहिए। यदि आप एमसीक्यू बैच देख रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ रफ्तार बैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये दोनों से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा ये सेक्शन का। और रिवीजन चूंकि आपको करना पड़ेगा, आपके पास जो भी बुक्स हो, नोट्स हो, किताबें हो जो आपने पढ़ रखा है, उन चीज़ों से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बिल्कुल सारे जो चैप्टर्स हैं उससे पहले मैं समरी जरूर समझाया करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो 6:30 से रहेंगी डेली, तो आप ये 6:30 से आप जो है डेली यहाँ पे जुड़ जाइएगा ताकि हम लोग इस बैच को कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलिए आज के हम लोग आते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और कैसे ये कहानी स्टार्ट होती है। देन उसी से रिलेटेड टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंफर्म करेंगे। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर्स में आपको पूरे 1 साल का लगभग करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन को थोड़ा सा समझते हैं। तो वर्ल्ड सिनारियो में आप क्या देखते हैं कि जो वैश्विक परिदृश्य थे, उस वैश्विक परिदृश्य को थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये कुछ हम लोग देख सकते हैं, ये तत्कालीन समय में जो विश्व मानचित्र है, इसी विश्व मानचित्र में ये एशिया का क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र हमारा यूरोप का क्षेत्र दिखाई दे रहा है और ये अफ्रीका। तो इसी 3 क्षेत्र से शुरू हुई थी ये कहानी कि वैश्विक स्तर पे सबसे पहले जो पुनर्जागरण का दौर आया, यानी मानव में बुद्धिमत्ता और बौद्धिकता को जो तेजी से विकास हुआ, वो सबसे पहले यूरोप में हुआ। तो यूरोप में 15वीं सदी में जो बौद्धिकता का विकास हुआ, 14वीं सदी में जो बौद्धिकता का विकास हुआ, उसका फ़ायदा ये मिला कि बड़ी संख्या में यहाँ पे यंत्रों की खोजी, नए नए मशीनरी, नए नए कह सकते हैं इनोवेशन, और इसके माध्यम से इन्होंने ये जो समुद्री इलाके थे इसको पार करना सीख लिया और इसके माध्यम से वो भारत के खोज पे निकल गए। और इसी अफ्रीका से हमें 2-3 देश मिलते हैं, जिसमें से मिलता है हमें पुर्तगाल, इसके ऊपर ब्रिटेन के पड़ोस में फ्रांस, फिर हमें डच और डेनिश। ये लोग यूरोप से भारत की खोज की ओर निकले थे और इसमें सबसे जो पहला प्रयास किया था ये पुर्तगाल ने किया था। और ये पुर्तगाल का जो बार्थोलोमियो डियास था वो लगभग 1487 में ये अफ्रीका के तट तक पहुंचने में सफल हुआ था, बट ये भारत तक नहीं आ पाया था। देन उसके बाद पीछे पीछे इसी रास्ते को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए आता है वास्को डी गामा, और देन ये वास्को डी गामा यहाँ से कालीकट बंदरगाह तक पहुँच जाता है। ये पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलता है 1497 में और भारत पहुँचता है 1498 में, और इसकी मदद की थी यहाँ पर अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी ने, और उसकी सहायता से वो भारत पहुँच गया। देन ये समुद्री रूट जो है ये पूरे यूरोप को पता चल गया कि ये जो समुद्री रूट है ये इस तरह से काम करता है, और भारत से यहाँ से व्यापार स्टार्ट हो गया। तो भारत की बहुत सारे ऐसी वस्तुएं थी जो यहाँ डिमांड में थी। इसका रीज़न ये था, ऑब्वियस रीज़न ये था कि ये जो यूरोप का एरिया है ये ठंडा प्रदेश है, यानी बर्फीला एरिया है। यहाँ पे जो चीज़ें उत्पादित होती हैं वो भारत में कम होती हैं और भारत में जो उत्पादित होती हैं ये यूरोप में कम होती हैं। इसके कारण भारतीय वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी, स्पेशली मसाले, जो स्पाइसेस होती थी। ये स्पाइस कहाँ उपजते थे? तो ये स्पेशली इस साउथ इंडिया में, और इधर जो आपका अंडमान निकोबार का क्षेत्र है और इससे इधर जो जापा सुमात्रा का क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में सिर्फ ये स्पाइस उगते थे। नतीजा ये हुआ कि ये जो उत्पादन है, इन उत्पादनों का बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप में रहा, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये सारे ब्रिटिश और जितने भी अलग अलग यूरोपियन कंपनी थे ये भारत में आए और भारत से यहाँ से सामान खरीद कर यूरोप के बाजार में ले जा कर के बेचने लगे। इससे यूरोपियन कंपनियों को मुनाफा हुआ और वो अपने मुनाफे के कारण एक कंपटीशन इन ब्रिटिश कंपनियों और इन्हें यूरोपियन कंपनियों के बीच फैल गया। फाइनली इन सारे कंपनियों में एक
होड़ मची और देन जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी बनी वो थी ब्रिटिश। और ब्रिटिश कंपनी को लगा कि भारत में जो मुनाफा है उसको और बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि भारत पे शासन करने की कोशिश करते हैं, एंड देन फाइनली वो भारत पर एक शासन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और उसी शासन का नतीजा ये रहता है कि भारत का लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अंदर रहा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का आना, उस यूरोपीय कंपनियों में से ब्रिटिश का एक शासक के रूप में स्थापित हो जाना, एंड देन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ यूरोपीय कंपनियों के आगमन को डिस्कस करेंगे। तो अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कंपनियां जब भारत में आई तो कैसे आई। तो ये कंपनियां भारत में अलग अलग समय में पहुंची, जिसमें सबसे पहले पहुंचने के क्रम में यदि बात करें तो 1498 याद रख सकते हैं, 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। इसके अलावा डच की बात करें तो डच का कोई खास पीरियड नहीं माना जाता है। इसका जो पीरियड है वो थोड़ा सा 1496 से लेकर के 1596 से लेकर के 1605 तक के बीच में ऐसा माना जाता है कि डच कंपनी आए थे। उसके बाद 1608 में भारत में पहुंचती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में पहुंचती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे लास्ट में जो पहुंचती है 1667 में वो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने 1668 में पहली भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो इस तरह से ये अलग अलग कंपनियां भारत आई। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाता है। ये पुर्तगाल आए थे, इसके बाद आने वाली कंपनी थी डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद आने वाली कंपनी थी डेनिश, और सबसे लास्ट में जो कंपनी आई थी भारत में वो कंपनी आई थी फ्रांसीसी। और इस तरह से ये 5 कंपनियां थी जो भारत में आती हैं और भारत में व्यापार करने की कोशिश करती है। बट ये सारे जो व्यापारी हैं वो धीरे धीरे आपस में लड़ते हैं, एंड देन इन सारे कंपनियों में से जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन करके उभरती है भारत में वो है ब्रिटिश। और ब्रिटिश कंपनियों ने डेनिश को हराया, उन्होंने डेनिश के सारे फैक्ट्री खरीद लिए, डचों को वेदरा के युद्ध में हरा दिया, फ्रांसीसी को वांडीवास के युद्ध में हरा दिया, और पुर्तगाली जो थे वो 1661 में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं और मित्र बन जाते हैं, और पुर्तगाली इस तरह से भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो बेसिकली फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो भारत में स्थापित होने में सफल हो जाते हैं। और इसी क्रम में जो ये कंपनियां भारत में आई, अलग अलग सेक्टर में उन्होंने अपने अपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए, और इसी से रिलेटेड जो पूरा कहानी है ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और इसी में हम लोग आज के टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे और अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अब हम लोग एक एक करके थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चूंकि ये चैप्टर में हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ हम लोग 15-20 मिनट स्पेशली इस चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है। सेकेंड, इस चैप्टर के रिलेटेड थीम को समझने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और अगले कुछ समय में इसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाने का प्रयास करेंगे। ये आप मैप देख सकते हैं, ये कैसे यूरोपियन सेक्टर से अफ्रीका होते हुए ये भारत में आए। भारत में इन्होंने क्या किया, एक कंपनी एस्टेब्लिश की, और कंपनी एस्टेब्लिश करके उन्होंने भारत से व्यापार किया और भारत के बहुत सारे वस्तुओं को यूरोपियन बाजार में ले जाकर के बेचना शुरू किया। तो आइए इससे रिलेटेड अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरोपियन इंटरेस्ट इन सी रूट टू इंडिया। भारत में समुद्र के माध्यम से वो क्यों आना चाहते थे। पहला है, 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना, स्पिरिट ऑफ रिनेसा इन द 15th सेंचुरी यूरोप। सेकेंड, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी जिससे समृद्ध और विलासता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। यूरोपियन इकोनॉमी ग्रोइंग रैपिडली लीडिंग टू प्रोस्पेरिटी एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। एंड लास्ट है, मांस की आपूर्ति में वृद्धि जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायरिंग स्पाइस फॉर प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली भारत में ये जो यूरोपीय कंपनी के लोग हैं ये समुद्री मार्ग से क्यों आना चाहते थे, इसके पीछे क्या रीजन था। यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला रीजन ऑब्वियस है कि 15वीं शताब्दी में वहां पुनर्जागरण हुआ था जिसके कारण बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आविष्कार था वो था कंपास। तो कंपास के कारण
उनके रास्ते सी रूट इजी हो गए। दूसरा, यूरोपियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रोइंग थी और इस इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए वो ट्रेड ढूंढ रहे थे, लग्जरी आइटम ढूंढ रहे थे। और थर्ड कि चूंकि यूरोपियन सेक्टर में जो मीट होते हैं, मांस होते हैं, ये मांस जो है बेसिकली क्या होते थे, वो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रखे जा सकते थे, खराब होते थे। तो उन पे क्या किया जाता था, भारतीय इंडियन मसालों का लेप लगाया जाता था और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर दिया जाता था। देन इट मीन्स कि ये जो सारे रीजन हैं वो सही है। यहां हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढने के लिए कहा गया है। देन इसमें से सारे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से यानी इन कारणों की वजह से ही स्पेशली इंडिया के जो वस्तुएं थी उसकी यूरोप में डिमांड की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डिगामा की मदद की थी? विच गुजराती गाइड हेल्प वास्को डिगामा ड्यूरिंग हिज वॉयज टू इंडिया, यानी जब वो आ रहे थे इंडिया के लिए तो किसने उनकी मदद की थी? और अभी मैंने बताया था कि जो अफ्रीका का तट था, इस अफ्रीका तट से भारत में आने के लिए एक व्यापारी ने मदद की थी और उसका नाम था अब्दुल मजीद। और ये अब्दुल मजीद जो था ये गुजराती व्यापारी था। तो इस गुजराती व्यापारी ने स्पेशली हेल्प की थी और इसी की सहायता से ये बंदरगाह पे पहुंचे थे। तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे जगह दिया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि अब्दुल मजीद की सहायता से ये पहुंचा था। तो इस पीरियड में होता क्या था, तो बेसिकली यहाँ पे है आपका अरब प्रदेश, और अरब क्षेत्र से बहुत सारे जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो बेसिकली इस व्यापार को डोमिनेट करते थे। और इसी अरब व्यापारियों की तरफ से अब्दुल मजीद भी अफ्रीका में व्यापार करने आया था। जब पुर्तगाली भारत में यहाँ पहुँच जाते हैं, देन पुर्तगालियों और अरब व्यापारियों में एक संघर्ष की स्थिति बनती है। बाद में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दीव का युद्ध। और यह दीव का युद्ध जो है वो बेसिकली पुर्तगाली और अरब व्यापारियों के बीच में, मिस्र व्यापारियों के बीच में ही हुआ था। और उसके बाद अरब व्यापारियों का यहाँ से प्रभाव खत्म हो गया और भारत में जो व्यापारी प्रभाव है वो बेसिकली किसका क्रिएट हुआ, तो वो पुर्तगालियों का व्यापार क्रिएट हो गया था। ये युद्ध कब हुआ था? 1509 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि भारत में आने वाले, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बट चलिए तो इसमें हम लोग ये थोड़ा सा पोल और किसने सबसे पहले उत्तर दिया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसने अच्छे से पढ़ाई की है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हाँ सबसे पहले कौन उत्तर दे रहा है उसको देखें। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ध्यान लगा के देखिए और आंसर अगर आपको आता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए और अपने जो पढ़े हुए चैप्टर है उसको रिवीजन कीजिए। और जो मैंने शुरू के लिस्ट में बताया था आपको, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो चैप्टर होने वाले हैं, जैसे कल का चैप्टर जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग जो राइज ऑफ न्यू स्टेट्स और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ की चर्चा करेंगे, तो इसको पढ़ करके आना है ताकि हम लोग इसके टॉपिक पे डिस्कशन करें तो आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाए। तो बेसिक रूप से ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसके उत्तर आपको भी पता होंगे, बट यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं उसको समझिए। यूरोपियन कंपनी जब भारत में आए तो उनका जो उद्देश्य था वो 2-3 तरह के उद्देश्य होते थे। पहला तो एक व्यापार करना होता था और व्यापार के माध्यम से लाभ कमाते थे। तो होता क्या था कि जो इंडियन ट्रेडर्स होते थे, उन ट्रेडर से वो क्या करते थे, कोई वस्तु खरीदते थे। तो जैसे ब्रिटिश इधर से, यानी ब्रिटिश हो या कोई भी यूरोपीय कंपनी हो, ये कंपनी क्या करती थी, तो ये बेसिकली इंडियंस को पैसे देती थी। जैसे 2 रुपए दिए और बदले में कोई वस्तु खरीद लिया और इस वस्तु को फिर यूरोप के बाजार में भेजते थे। तो ये जो पुर्तगाली थे ये सोचते थे कि ऐसा करने से तो हमको 2 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि जो भारतीय ट्रेडर हैं वो समुद्र में कोई सामान लेके जहाज से जा रहे हैं तो इस जहाज को ही लूट लेते हैं, और जहाज को लूट लेंगे तो हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमें माल भी मिल जाएगा। तो इस तरह से पुर्तगीज ने, यानी पुर्तगालियों ने बेसिकली बहुत ही जल्दबाजी दिखाई और भारतीय व्यापारियों को समुद्र में लूटना शुरू कर दिया। और यह लूट उन्होंने अरब सागर में भी किया और ज़्यादा इन्होंने बंगाल की खाड़ी में किया। यहाँ से जो एक और क्वेश्चन आएगा
कि बेसिकली जब बंगाल के खाड़ी में ये युद्ध मतलब ये व्यापार करके के दौरान पुर्तगीज जब लूटपाट करते थे, डकैती करते थे, तो इस पीरियड में इनका पहला सामना जो है हुगली सेक्टर में किससे हुआ था? तो शाहजहां से हुआ था। शाहजहां उस समय रूलर था और शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का ही जहाज जो है वो बेसिकली पुर्तगालियों ने लूट लिया था। तो इसी कारण से शाहजहां ने जो है इसको लूटा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए अगर 144 पे आपको साफ नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि मुझे तो साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? इन विच वायसराय टेनियर गोवा वाज मेड टेम्पोररी कैपिटल ऑफ पुर्तगीज। तो गोवा जो है वो बेसिकली बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बन गई और ये क्वेश्चन आता है। इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता होगा, कमेंट में कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ वहाँ दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं स्टोरी के रूप में, कि जो पुर्तगाली आए थे वो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो कालीकट। तो ये एक क्रम याद रख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को बदला। सबसे पहला उनका प्रभाव कालीकट पे पड़ा, देन उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जो कि उन्होंने कोच्चि में, और ये फैक्ट्री उन्होंने कब स्थापित की? तो 1503 में। तो यानी सबसे पहले वो कालीकट बंदरगाह पे आए वास्को डी गामा 1498 में और पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कोच्चि में 1503 में। और देन उन्होंने एक नया सेक्टर जो कि कह सकते हैं जीता, इसका नाम है गोवा, और गोवा को उन्होंने जीता और ये जीत उन्हें मिली 1510 में। फिर गोवा को उन्होंने धीरे धीरे अपने मेन जोन में लेके आए और वो उन्होंने मेन केंद्र बनाया और इस तरह से गोवा उनका बन गया कैपिटल। तो गोवा से रिलेटेड 3 डेट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से 3 डेट के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा कि गोवा को सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब जीता था? तो 1510 और गोवा को राजधानी कब बनाया गया? तो 1530 में। और गोवा को उन्होंने मुक्त कब किया? तो 1961, यानी स्वतंत्रता के बाद 1961 में गोवा को जो है वो जीत दी गई थी। तो इस तरह से गोवा को रिलीज किया गया था या भारतीयों को सौंपा गया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1530, यानी 1530 में गोवा को राजधानी बनाया गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे पुर्तगालियों के वो थे नीनो डी कुन्हा, जिनके नेतृत्व में गोवा को जो है एज ए कैपिटल जो है वो पुर्तगालियों ने भारत में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पीरियड है गोवा से रिलेटेड और ये डेट है इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित था? द कार्टेज सिस्टम वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स। तो यूरोपीय कंपनी जब आए तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग सिस्टम एस्टेब्लिश किए, उसमें से एक सिस्टम था कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या था? तो बेसिकली यह सिस्टम था कि ये जो भारत के दक्षिणी भाग में दोनों तरफ समुद्र थे, तो इस समुद्री एरिया पर अपने कंट्रोल को बढ़ाना, और इस समुद्री क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नाव लेके या जहाज लेके जा रहा है व्यापारिक उद्देश्यों से, तो इससे टैक्स लेना। तो ये टैक्स लेने की सिस्टम और समुद्री क्षेत्र में परमिट या परमिशन देने की सिस्टम को ही कार्टेज सिस्टम कहा गया। और इसी कार्टेज सिस्टम को दूसरे शब्दों में ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कौन सा पॉइंट से पूछा जा रहा है, किस वर्ड से पूछा जा रहा है, और ये दोनों ही पॉलिसी रिलेटेड किससे है? तो पुर्तगालियों से रिलेटेड है। और उसके जो सबसे पहले गवर्नर थे उसी ने इसको क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था, इसको लागू किया था और इसके माध्यम से उसने काफी कंट्रोल किया। बट बाद में जब यहां पर भारत में डच आने लगे, बाद में जब ब्रिटिश आने लगे, देन पुर्तगालियों के पास चैलेंज बढ़ गया और ये कार्टेज सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाया और इसी के कारण बेसिकली ब्रिटिश और डच से इनका क्लैश होने लगा और पुर्तगाली बाद में भारत में कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये कार्टेज सिस्टम से शुरू में जब वो अकेले थे, फर्स्ट पावरफुल यूरोपियन कंपनी थे, देन सब कुछ ठीक था। बट जब बहुत सारे कंपनियां भारत में आ गई तो उनके लिए भी ये गंभीर हो गया। अल्मेडा, बिल्कुल सही। ये पॉलिसी किसने चलाई थी? तो अल्मेडा द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था? विच पुर्तगीज वायसराय इनकरेज द मैरिज पॉलिसी विथ इंडियंस? तो मैरिज पॉलिसी इंडिया में किसने सपोर्ट किया या किसने चलाया? तो ये मैरिज पॉलिसी क्या था? तो ये बेसिकली इसका जो रिलेशन था वो ईसाई धर्म से था। यानी कह सकते हैं कि रिलीजियस टर्म में ईसाई धर्म को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आ जाएगा कि इसको लाने के पीछे क्या रीज़न था। तो ईसाई धर्म को प्रमोट करना। और ये करते क्या थे? तो हर पुर्तगाली को ये सपोर्ट करते थे कि जाओ तुम इंडियन वुमेन से शादी कर लो, एक भारतीय महिला से शादी कर लो, यानी उसके जो बच्चे होंगे वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, वो खुद ईसाई हो जाएंगे और पुर्तगाली सिस्टम से जुड़ जाएंगे। और इस तरह से जानबूझ करके ये जो मैरिज पॉलिसी थी इसको प्रमोट की गई। इसी कारण यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया या सती प्रथा एबोलिशमेंट का प्रयास किया, तो ये सती प्रथा को रोकने के पीछे रीजन ये नहीं था कि वो भारत के सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे या सामाजिक सिस्टम को ठीक करना चाहते थे। बेसिकली वो चाहते ये थी कि जो सती होने के लिए जो महिलाएं जा रही हैं, यदि उनको बचा लिया जाएगा तो उनको यूरोपीय यानी पुर्तगाली से शादी करा दी जाएगी, और जब वो पुर्तगाली पुरुष से शादी कर लेंगी तो वो महिला अपने आप जो है वो ईसाई हो जाएंगी और वो एक पुर्तगाली सिस्टम में जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो सारे सिस्टम थे, इन सभी सिस्टम के पीछे मेन रीजन क्या था? तो ईसाई मिशनरी सिस्टम या ईसाई जो रिलीजन सिस्टम है उसको प्रमोट करना। और इसको प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी चलाई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो इसके फाउंडर थे इस पॉलिसी के, और इसी को भारत में एक्चुअल जो है वो फाउंडर ऑफ पुर्तगाली सिस्टम उसको माना जाता है। और यहीं से ये क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन वहां से रिलेट हो जाएंगे, एक मैरिज पॉलिसी, दूसरा सती प्रथा पर बैन लगाने का कार्य किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से क्या कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज? यानी भारत में जब अगर देखें तो सभी जो यूरोपियन कंपनी थे वो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए आए थे, बट पुर्तगाली कुछ ही दिनों में जो है यहां से भारत से चले जाते हैं और उनका सिस्टम खत्म हो जाता है। और बेसिकली वो जो है क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो भारत में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो वो क्या रीजंस थे जिसके कारण पुर्तगाली यहां पे टिक नहीं पाए? इसके ऑप्शंस में आते हैं। तो पहला है धार्मिक और वैवाहिक नीति, इट मीन्स रिलीजियस एंड मैट्रिमोनियल पॉलिसी। तो पुर्तगाली ने क्या किया कि रिलीजियस पॉलिसी चलाए, मैट्रिमोनियल पॉलिसी चलाए। इससे बहुत सारे लोग जो है उनसे थोड़े से नाराज थे और कई भारतीय इस चीज को पसंद नहीं करते थे, खास करके वैसे भारतीय जो अपने रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। सेकेंड आते हैं दोषपूर्ण रणनीतिक नीति, यानी जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने कार्टेज सिस्टम लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, हुगली को लूटने की पॉलिसी लागू किया था। ये सब जो पॉलिसी थी वो उनकी काफी जो है अच्छी नहीं थी, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। एंड थर्ड, अंग्रेज और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, एंट्री ऑफ इंग्लिश एंड डच पावर इन इंडिया। तो बेसिकली शुरू में जब पुर्तगीज थे तो वो पूरी डोमिनेंट पोजीशन में थे, बट जब उनके सामने कुछ उनके कंपोनेंट आए जो उनके अपोजिशन आए, उन अपोजिशन में कौन कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे? तो ब्रिटिश थे, डच थे। अब उनके सामने पुर्तगाली उतने अच्छे बेहतर ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और भारत छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा या भारतीय व्यापार को छोड़ना पड़ा। तो पुर्तगालियों के फेल होने के पीछे ये सारे रीजन जो है वो एप्लीकेबल थे और ये सभी रीजन जो है वो सही है। तो यहां पर ये पूछा ही यही गया था कि बेसिकली कौन से रीजन है जिसके कारण पुर्तगाली भारत में फेल हो गए। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? हु वाज रूलिंग नॉर्दर्न इंडिया एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ पुर्तगीज? तो बेसिक रूप से यदि देखें तो जब पुर्तगाली आए तो वो कब आए थे? 1498 में आए थे। और 1498 के बाद जब दूसरी कंपनी आती है तो 1605 में डच जो है यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। इसके अलावा 1608 में
जो है वो ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। फिर 1620 में जो है डेनिश बनाते हैं, 1668 में फ्रांसीसी बनाते हैं। तो ये जो पीरियड था, ये पीरियड स्पेशली जो है मुगल पीरियड था, और इस दौरान मुगल डायनेस्टी के अलग अलग शासक जो है वो रूल कर रहे थे। बट जिस पीरियड में पुर्तगाली भारत आए थे, उस पीरियड में सल्तनत पीरियड चल रहा था और लोदी डायनेस्टी का शासन था। और इस पीरियड में सिकंदर लोदी जो है वो उस समय नॉर्दर्न पार्ट यानी भारत के उत्तरी भाग का राजा था। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो क्या है, सिकंदर लोदी है। और जब मुगल की बारी आएगी इन पीरियड में, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा मुगल रूलर का टाइम पीरियड क्या था। इससे कई बार आपको मैचिंग करने वाले प्रश्नों में सही उत्तर को जानने में आसानी होती है। जैसे 1605 में अकबर की मृत्यु के समय डच आए थे। इसके अलावा 1608 में जब जहांगीर का पीरियड था तब जो है ब्रिटिश आए थे। जब जहांगीर का ही पीरियड था तब जो है डेनिश आए थे। और जब शाहजहां का पीरियड था तब जो है फ्रांसीसी आए थे। तो औरंगजेब का जब पीरियड था उस समय फ्रांसीसी आए थे। तो इस तरह से अलग अलग पीरियड आपको ध्यान रखने हैं जहां से क्वेश्चंस आपको क्या हो सके, बन सके। इसमें आपको ध्यान रख सकते हैं कि सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1489 से लेकर के 1517 है। और इस पीरियड में वह दिल्ली का शासक था। और इसी पीरियड में 1498 में से जो है पुर्तगाली जो है वो भारत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम जो है उसको चुने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। तो यूरोपियन पावर्स में यदि बात करें कि उनके आने का सही कालक्रम क्या रहा, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिनको 1498 में इन्होंने वास्को डिगामा पहुंचे। डच की बात कर ले तो इन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 में बना ली थी, तो इसलिए माना जा सकता है कि 1605 से पहले आ गए थे। ब्रिटिश ने अपने पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में बनाने का प्रयास किया। और 1667 में पहुंचते हैं फ्रांसीसी, और ये 1668 में जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो भारत में आने वाले जो यूरोपियंस थे, उन यूरोपियंस में ये सीरीज में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि बनाना हो और आपके पास ऑप्शन हो, तो आसानी से आप पहले क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेट कर ले। जब आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 नंबर आपका पहला है, तो इसका मतलब ये पहले ही सही हो जाएगा और बाकी तीनों कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में जब आपको चारों नहीं पता हो, उसका सीक्वेंस नहीं पता हो, फिर भी आप इस तरह का एलिमिनेशन प्रोसेस अपना करके सही उत्तर को चुनने का प्रयास कीजिएगा। इससे भी कई बार आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज होंगे उस पर भी चलेंगे कि वो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएं। वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया। द इंग्लिश मर्चेंट हु एस्केप्ड फ्रॉम पुर्तगीज कैप्टिविटी एंड बिकम एडवाइजर टू द इंग्लिश कंपनी। तो बेसिकली हुआ क्या था यहां पर कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाल जो है वो भारत में ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था। तो इस दौरान एक ब्रिटिश का जो है एक कह सकते हैं कि ट्रेवलर जो है वो भारत में आ गया था और उसका नाम था राल्फ फिंच। और राल्फ फिंच जो है ये भारत में घूम रहा था और भारत के व्यापार को देख रहा था। तो पुर्तगालियों ने इसको देख लिया और इसको कैद कर लिया। और पुर्तगाल को इस राल्फ फिंच को कैद करके उनको बार बार पूछा जा रहा था, क्यों आए हो, जासूसी करने आए हो, क्या करने आए हो। राल्फ फिंच किसी तरह से पुर्तगालियों के कैद से भाग करके ये चला गया फिर वापस ब्रिटेन। और ब्रिटेन जाने के बाद उसने वहां कंपनी को बहुत सारी जानकारी दी इंडिया के बारे में, और उसी जानकारी के बेस पे फिर ये ब्रिटेन की कंपनी पहुंचती है भारत 1608 में। और राल्फ फिंच इस दौरान जो है ये पूरे ब्रिटिश नेवी का, ब्रिटिश मर्चेंट्स का सहयोगी था। और इसी के कहने पे ये राल्फ फिंच जो था, इसी ने बताया ब्रिटेन में जाकर के कि भारत में जो राजा है वो तुर्की भाषा का प्रयोग करता है, यानी ये इसने मुगल अकबर के बारे में बताया था। तो बेसिकली वहां से तुर्की भाषा सीख करके जो है हॉकिंस आया था कि वो तुर्की भाषा में बात करेगा ताकि उसको बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिल सके भारत में ट्रेड से रिलेटेड। और राल्फ फिंच ने ही ये सारी जानकारी ब्रिटेन को सप्लाई की थी, दी थी, और यही जो है वो पुर्तगालियों के चंगुल से भाग निकलने में सफल हुआ था। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, राल्फ फिंच है। ये ध्यान रख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार? तो आपको पता है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे और ये कर्नाटक युद्ध जो है वो बेसिकली जाने जाते हैं एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से, यानी कर्नाटक और जो फ्रांसीसी है उसके बीच के लड़ाई के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ाई होती थी उस लड़ाई के लिए जाना जाता था। अब इस लड़ाई के दौरान जो है एक कर्नाटक युद्ध हुआ था। उस कर्नाटक युद्ध के दौरान पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसका रीजन क्या था? तो इसके रीजन में आते हैं तो ऑप्शन है कि एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता, ये बिल्कुल सही है कि दोनों आपस में लड़ाई करते थे। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मामला, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पहला जो कर्नाटक वार हुआ था उसका मेन रीजन यही माना जाता है। फिर कर्नाटक में उत्तराधिकार के मुद्दे, ये भी रीजन में होते थे। लेकिन ऑब्वियस आपको क्या करना होता है, जब एक क्वेश्चन को देखते हैं तो चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सही होता है उसी को आंसर चूज करना होता है। तो इस चारों में से अगर सही उत्तर को हम लोग देखें तो वो है ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा किया जाना। ये क्यों सही उत्तर है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यूरोप में एक वार चल रहा था जिसका नाम है कर्नाटक युद्ध, और इसी कर्नाटक युद्ध के नाम, यूरोप में ऑस्ट्रियाई युद्ध, और इसी युद्ध के नाम पे जो है भारत में जो है बेसिकली ये दोनों आमने सामने होते हैं। बट इसी पीरियड में जो अब ब्रिटिश है ये यूरोप के झगड़े के फायदा उठा करके वो भारत में फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा करने की कोशिश करता है और उसको डुबा देता है, और फ्रांसीसी इससे बहुत नाराज होते हैं और मद्रास में हमला कर देते हैं और इस तरह से युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहां चूंकि पूछा गया है तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज क्या था, ये नहीं पूछा गया है कि फर्स्ट कर्नाटक वार का कारण क्या था। तो इमीडिएट कारण पूछा गया है, तो बेसिकली हम लोग इमीडिएट को ही हम लोग यहां चूज करेंगे और इसका सही उत्तर जो है वो ये है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि कॉजेज में कई बार क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, बट आपको ये चूज करना पड़ता है कि सबसे ज्यादा सही कौन है, एक्चुअल में सही कौन है। तो इससे आपको जो है सही उत्तर की ओर जाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ें। कई बार आप जल्दबाजी में एक ऑप्शन पढ़ते हैं और क्लिक करते हैं और वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए सारे उत्तर को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो पहला कर्नाटक वाद हुआ था ये कब हुआ था? 1746 से लेकर के 48, 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और इसी दौरान जो है बेसिकली क्या हुआ था कि फ्रेंच जो है उनके जहाजों पर उन्होंने हमला किया था और फ्रेंच ने बदले में जाकर के मद्रास पर जो है कब्जा कर लिया, और यहीं से शुरू हो गया था फर्स्ट कर्नाटक वार। और आप पढ़ते हैं एला सापल की संधि के माध्यम से और जो है ये बेसिकली खत्म हुआ था। इसमें कोई संडे नहीं है, 50 डे लगातार। चलिए आइए नेक्स्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम एंड सॉल्ट पेपर? तो जो ब्रिटिश थे उनके बिहार में या भारत में जो पसंदीदा आइटम में से थे, उस पसंदीदा आइटम में से था एक अफीम। अफीम क्या करते थे, वो यूरोपियन मार्केट में सेल करते थे। और सोरा, सोरा मीन्स यहां पर होता है बारूद। इसका यूज वो बेसिकली करते थे बंदूक बनाने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए। तो इस गोला बारूद बनाने के क्रम में इन आइटम्स का उपयोग किया जाता था, इस आइटम का प्रयोग किया जाता था और ये काफी यूजफुल होते थे। तो इसकी सहायता से जो है वो क्या करते थे, बंदूकें बनाते थे, गोला बारूद बनाते थे बेसिकली। और ये चूंकि वो लड़ाई करके ही जीत सकते थे तो इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता था। और बिहार उस समय जो है लार्जेस्ट सप्लायर था अफीम का, और स्पेशली नॉर्थ बिहार का पार्ट जो है वो काफी फर्टाइल था और यहां पर उच्च क्वालिटी का अफीम मिलता था, ओपियम मिलता था और उसको बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या है, बिहार है। और ये बीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो ठीक है, इसके
पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं कि बिहार से जो है फेमस प्रोडक्शन था ये ओपियम का और सॉल्ट पेपर का। नेक्स्ट आते हैं, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? विच यूरोपियन पावर गेव प्रायोरिटी टू इंपोर्ट ऑफ गारमेंट्स इंस्टेड ऑफ स्पाइस? ये क्या हुआ था कि भारत में जब यूरोपीय आए तो उनकी जो पहली चॉइस थी वो मसाले थे। रीजन मैंने बताया कि मसाले क्या है, ये भारत से ठंडे प्रदेश में जाकर के इसका बहुत सारा यूज होता था। बट हुआ ये कि ये जो सेक्टर था ये भारत का, इस तरफ कौन सा सेक्टर था, अंडमान निकोबार का क्षेत्र। तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र से इस तरफ जावा सुमात्रा का हिस्सा। तो डच जो भारत में आए थे, तो ये डच आने के लिए भारत आए थे, बट ये चले गए पहले यहां। तो इनकी जो मसालों की नीड थी वो यहां से पूरी हो जाती थी। देन जब वो भारत में घूम करके वापस आए तो इन्होंने यहां से जो है वो स्पेशली प्राथमिकता दी सूती कपड़ों पर, यानी उन्होंने कॉटन को और जो गारमेंट्स है उनको ज़्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस दी, और उन्होंने स्पाइसेस को यहां से इंपॉर्टेंस दी। तो इसी कारण से ये रीजन माना जाता है कि भारत के जो कपड़े हैं उनको ब्रिटिश मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया, तो डच ने किया, और भारतीय मसालों को यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया, तो पुर्तगीज ने किया। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और उसमें पूछा गया था। रीजन आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने कपड़ों को पहला चॉइस माना। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था? विच गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सेल्ड बाय औरंगजेब? तो ये औरंगजेब के पीरियड की कहानी है कि जिस तरह का काम पहले पुर्तगीज किया करते थे उसी तरह का काम ब्रिटिश भी करने लगे, और ब्रिटिश ने एक घटना का विरोध किया कि औरंगजेब ने क्या किया, 1680 में एक टैक्स होता है जजिया टैक्स, आपने पढ़ा होगा मिडाइवल पीरियड में कि मुगलों के द्वारा लगाया जाता था, एक तरह का धार्मिक कर था। तो औरंगजेब ने क्या किया, जजिया टैक्स इंपोज किया, और इसी जजिया टैक्स के अगेंस्ट में आकर के ये जो सर जॉन चाइल्ड था, नाम में भी चाइल्ड लगा हुआ है, तो बचपने वाला हरकत करता है ये। और चाइल्ड ने क्या किया कि यहां पर एक नदी है ताप्ती नदी, तो इसी ताप्ती नदी के मुहाने पर एक औरंगजेब का जहाज था, उसको लूट लिया। अब इस जहाज को लूटने के घटना के अगेंस्ट में औरंगजेब ने यह डिसीजन लिया कि इस अधिकारी को हम भारत से बाहर करेंगे, एंड देन ये पहला ब्रिटिश ऑफिसर बना जिसे भारत से निकाल दिया गया और ब्रिटिश वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो जजिया टैक्स के कारण ही सब कुछ हुआ था। और ये घटना कब हुई थी, तो 1688, यानी ये सर जॉन चाइल्ड ने ये जो मुगल जहाज या औरंगजेब का जहाज लूटा था, ये कब हुआ था, तो 1688 में ये घटना हुई थी। इसी साल इसने लूटा था और इसको बाहर भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वह पहला यूरोपियन कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंद्विता के में हस्तक्षेप की पॉलिसी शुरू की? Who was the first European who instilled policy of intervening in internal affairs and rivalries of Indian kings for acquiring territories? यानी भारत के मामलों में, यानी भारतीय राजाओं के मामलों में घुसकर उनको परेशान करना, उनके मामलों में घुस करके उनके राज्य को छीनने का प्रयास करना, ये सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये शुरू किया था बेसिकली डुप्ले ने, जो कि कहां से आने वाला था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, और इसने आकर के भारत के राज्यों के मामले में घुसना और उनके मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया था। और ये जो फ्रेंच थे, ये डुप्ले क्या करता था, तो स्पेशली इसने साउथ में ये शुरू किया था, और साउथ के 2 स्टेट में इसने शुरू किया था। एक तो कर्नाटक था और दूसरा हैदराबाद। ये 2 ऐसे राज्य थे जिसके आंतरिक मामलों में दखल दिया। और अगर यही क्वेश्चन स्पेशली ब्रिटिश में से पूछा जाए तो पहला ब्रिटिश कौन था जिसने बेसिकली भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल दिया, तो आंसर हो जाएगा क्लाइव। तो आपको यह ध्यान देखना है
कि यूरोपियंस पूछ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स पूछ रहे हैं। यदि ब्रिटिशर्स पूछेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव वो पहला था जिसने किसी के इंटरनल मामलों में, इंटरनल के कह सकते हैं कि राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल दिया। लाइक बंगाल के मामलों में दखल दे करके क्लाइव ने जो है सब कुछ चेंज कर दिया था। तो उसी तरीके से यहां पर आपको ऑप्शन को और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहां पूछा गया है कि फर्स्ट यूरोपियन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डुप्ले होगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 एवं सूची 2 को नीचे दिए गए कूट से सही सही मिलान करें। मैच लिस्ट 1 एंड 2। मैच लिस्ट में 1 में हम लोग देखते हैं तो एक कुछ यात्री हैं, और 2 में देखें तो किस देश से आने वाले वो यात्री हैं, इसका नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा आसान हो सकता है यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो आप जानते होंगे वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने जाकर के अमेरिका की खोज की थी, इसको जो है भेजा था किसने, स्पेन ने भेजा था। कैप्टन कुक जो थे ये बेसिकली ब्रिटेन से रिलेटेड थे, और हॉलैंड से रिलेटेड थे तस्मान जिसने न्यूजीलैंड की खोज की थी, और कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो इस तरह से ये जो कुछ ट्रेवलर है जो कि इस पीरियड में स्पेशली 14th और 15th सेंचुरी में अलग अलग क्षेत्रों को ढूंढते हैं, वो किस किस देश से रिलेटेड रहे थे उसको ढूंढने का। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से 2 ही पॉइंट याद हो, कि ऊपर का ही 2 याद है, नीचे का नहीं याद आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कोड पे आना है और ऑप्शन से आंसर को ढूंढने का प्रयास करना है। लाइक यदि आपको पता है कि वास्को डी गामा ने ढूंढा था और भारत को, और वो कहां से आया था, तो पुर्तगाल से, तो ए का 2 होगा। और यदि आप ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे इजीली आपको दिख रहा है कि ए का 2 तो सिर्फ एक ही में है। तो इसका मतलब यह है कि साफ साफ इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कई बार इस तरह से भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं और इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं कि किसका रिलेशन किससे है, और कम जानते हुए भी ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं और आंसर को बना सकते हैं। तो कई बार बहुत जरूरी नहीं होता है कि आप सारे जो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, जहां आपको अभी दिख रहा है वहां जाएंगे, आपके कोर्स में, माई कोर्स में आपको दिखेगा, और जब भी आपको समय मिले देख सकते हैं, फास्ट स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखशियर से शाही फरमान प्राप्त करने के लिए किया था? विच ब्रिटिश ऑफिसर लीड द इंग्लिश टीम टू ऑब्टेन द रॉयल डिग्री फ्रॉम फर्रुखशियर? यानी एक शाही फरमान जो है वो ब्रिटिशर्स को दिलाने में कौन सफल रहा, और ये किससे दिलाया गया था? तो फर्रुखशियर से। और ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इसको कहा जाता है फर्रुखशियर का शाही घोषणा, या इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। यानी ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा कब दिया गया था? तो 1717 में दिया गया था। और किसने दिया था? तो ये दिया था फर्रुखशियर ने। इसको लीड किया था किसने? फर्रुखशियर ने। और फर्रुखशियर को किसने कन्विंस किया था? तो कन्विंस करने में नाम आता है जॉन सरमन। जॉन सरमन एक ब्रिटिश ट्रेवलर था जो बेसिकली कहा जाता है कि फर्रुखशियर के दरबार में गया था, और वो उसके साथ एक आदमी गया था जिसका नाम था हैमिल्टन। और ये हैमिल्टन जो है वह नागरिक था जो एक डॉक्टर था। तो डॉक्टर की सहायता से कहा जाता है कि फर्रुखशियर बीमार था और उसको उसने ट्रीटमेंट दी और वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद उसने खुशी में जो है बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक फरमान दिया। बट इसका दूसरा भी रीजन था कि फर्रुखशियर बंगाल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई उसने जो है एक शाही फरमान जारी किया, और उसमें बंगाल का और बिहार का जो क्षेत्र है वो ट्रेड के उद्देश्य से ब्रिटिश को दे दिया, और उसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कह करके संबोधित किया जाता है। तो ये जॉन सरमन और हैमिल्टन दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो नाम दिखाई दे रहा है टॉमस रो, तो वो भी एक ब्रिटिश जो है यात्री था। रॉल्फ फिंच जो कि भाग के गया था। पीटर मुंडी ये बिहार आया हुआ था 1632 में। तो ये सभी ट्रेवलर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सक्सेस हुई उस संबंध में सही कथन और गलत कथन को चुनना है। कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त है और उसके पास आधुनिक हथियार है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग, दे हैव मॉडर्न आर्म्स। यानी उनके पास बहुत ही आधुनिक तकनीक थे। स्वाभाविक है कि इसी कारण वो भारत में सफल भी हुए थे।
सेकेंड है भारत में राष्ट्रवाद उपस्थित था, प्रेजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो पहले ही गलत लग रहा है, क्यों? क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद आता है वो 19th सेंचुरी में आता है, और जो भारत में राष्ट्रवाद आता है 19th सेंचुरी में आता है, और ब्रिटिश जो भारत में आए थे वो 17th सेंचुरी में आ गए थे। तो इसलिए ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। थर्ड पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना नौसैनिकों की वफादारी से काम लिया, इसलिए जो उन्हें पर्याप्त वेतन देता था वह उन्हें अपनी सेवा में ले लेता था। अब ये बहुत गलत नहीं है, लेकिन चूंकि चारों में से हमको एक ही ढूंढना है गलत, क्योंकि ये वाला तो सही है, ये वाला सही है, तो हमारे पास गलत ढूंढना है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसका सही उत्तर होगा कि भारत में उस समय राष्ट्रवाद था, इसके कारण वो सफल नहीं हुए। भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, इसके कारण बेसिकली ब्रिटिश सफल हुए। यदि भारत में उस समय राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म हावी होता तो वो ब्रिटिशर्स भारत में सफल नहीं होते, उसी समय ब्रिटिश को भारत से भगा दिया जाता। तो यानी नेशनलिज्म उस समय नहीं था, जब नेशनलिज्म आया तो भारत से ब्रिटिश को भगा दिया गया और एक राष्ट्र की स्थापना की जा सकी। नेक्स्ट आते हैं सुनहरा फरमान, इसको गोल्डन फरमान कहा जाता है। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोल्डन फरमान। ठीक है, तो ये गोल्डन फरमान किसने जारी किया था? गोल्डन फरमान जो है ये बेसिकली आप जब पढ़ते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन, तो ये रिलेटेड है ब्रिटेन से। ब्रिटेन भारत में बहुत सारे राजाओं को मनाने का हमेशा प्रयास करता था कि मुझे कुछ स्पेसिफिक पावर दीजिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं कि प्रोविजंस हमारे लिए बनाइए, हमें कुछ स्पेशल छूट दीजिए। और उसी क्रम में उसने जब भारत में प्रयास किया तो उसे गोलकुंडा के शासक ने कुछ छूट दिए थे, उसी को कहा जाता है सुनहरा फरमान। तो आइए इसको थोड़ा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसमें 500 पैगोडा के बदले ब्रिटेन को मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि गोलकुंडा के शासक ने ही बेसिकली उन्हें गोलकुंडा क्षेत्र में ट्रेड करने का परमिशन दिया था। और सेकंड कि उन्होंने इसके बदले में उनसे एक मुश्त यानी साल में एक बार 500 पैगोडा, पैगोडा का यहां मतलब है राशि, यानी वो जो पेमेंट करने का मेथड था, जैसे क्वाइंस होते हैं, जैसे बाद में रुपया फेमस हुआ, उसी तरीके से पैगोडा एक राशि थी जिसको दे करके वो व्यापार कर सकता था। तो ये पहला स्टेप था जो काफी सफल हुआ। और ये कई बार क्वेश्चन में आया क्या कि कब आया था, तो 1632, ये 1632 में जो है ये शाही फरमान जो है बेसिकली दिया गया था। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जारी किया था, और इसके तहत उसने उसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये गोल्डन फरमान ब्रिटिश कंपनी से रिलेटेड है और काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, कर्नाटक युद्ध और संबंधित संधियों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, कर्नाटिक वार्स एंड एसोसिएटेड ट्रीटीज, यानी उससे रिलेटेड संधि। तो फर्स्ट आंग्ल फ्रेंच युद्ध, दूसरा आंग्ल फ्रेंच, तीसरा आंग्ल फ्रेंच युद्ध, इसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और इसे याद करने का मैंने एक सूत्र हमेशा आप लोगों को बताया है कि ए पा पे, ये याद रखिएगा। यानी फर्स्ट जो कर्नाटक वार हुआ था, इसके लिए जो संधि अपनाई गई थी, ए मींस एला सापल की संधि या एक्सला साइपल की संधि भी कहा जाता है इसे, चूंकि ये संधि जो है यूरोप में हुई थी, पेरिस में हुई थी। सेकंड है द्वितीय एंग्लो फ्रेंच, पा यानी पांडेचेरी की संधि, और तीसरा पे मींस पेरिस की संधि। यहां पर पहला तो मैचिंग है कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच जो है वो एक्सला साइपल संधि के थ्रू हुई, बट सेकेंड कहता है कि एंग्लो फ्रेंच जो है वो पेरिस, और पेरिस यहां किस में होगा, तीसरे में, और तीसरे में यहां पांडिचेरी, यानी दोनों ही यहां पर गलत है और ये दोनों अपोजिट लिख दिए गए हैं, इसलिए यानी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हमें ये पूछा जा रहा है कि सही जोड़ा बताइए, यानी हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो हाउ मेनी पेयर्स, तो फर्स्ट ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन पेयर। और एकमात्र जोड़ा है जो कि यहां पर सही मिलान किया गया है। फर्स्ट कर्नाटक वार की बात करें तो यह 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और इसमें जो
संधि हुई थी, वो एला सैपल की संधि हुई थी और इसमें फ्रांसीसी जो है वो इस युद्ध को जीत गए थे। सेकेंड जो हुआ था वो 1749 से 54 हुआ था और इसी के दौरान डुप्ले को भारत से फ्रांस बुला लिया गया था और इसके कारण सेकेंड वाले में कोई युद्ध का नतीजा नहीं निकला और बराबरी पे खत्म हुआ। और थर्ड 1756 से 63 जिसका रीजन था सप्तवर्षीय युद्ध, तो ये जो हुआ ये कर्नाटक युद्ध के पेरिस की संधि के द्वारा खत्म हुआ और इसमें अंग्रेज जीत गए और यहां से फ्रांसीसी का पतन हुआ था इसी थर्ड कर्नाटिक या एंग्लो फ्रेंच वार के दौरान, जिसके दौरान बेसिकली वांडीवास का युद्ध भी हुआ था 1760 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर देकर की गई थी। एंड सेकेंड, इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया। तो फर्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन ऑन डिसम्बर 31 1600 बाय द चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये बिल्कुल सही है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ये किया गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि दिस चार्टर गेव द मोनोपोली टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडिया फॉर 20 ईयर्स। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो व्यापार का अधिकार दिया गया था ये 15 वर्षों के लिए दिया गया था, यानी 15 ईयर्स का उन्हें ट्रेड का जो है शुरुआती परमिशन दिया गया था। तो केवल एक सही है और दूसरा गलत है और चूंकि इसमें हमें करेक्ट वाला ही ढूंढना है इसलिए ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट है 1612 यानी 1612 में पुर्तगालियों पर कैप्टन थॉमस रो की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि सूरत में पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित हुई थी 1613 में। सेकेंड है, सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद, भरौच की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से परमिशन लिया। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसमें से एक पॉइंट अगर आपको याद होगा तो उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और वो पॉइंट ये है कि जो टॉमस रो है, ये टॉमस रो भारत में बेसिकली आता है 1615 में, यानी 1615 में आया था। और यहां कहता है कि इसने टॉमस रो ने 1612 में पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि ये जो पहला लाइन है ये 1612 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं स्वाली का युद्ध, और ये कैप्टन थॉमस रो ने नहीं बल्कि इस युद्ध को लड़ा था कैप्टन बेस्ट ने, और कैप्टन बेस्ट ने ही यहां पर जीत दिलाई थी ब्रिटेन को। एंड देन फाइनली 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी ब्रिटेन ने। तो यानी पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि 1615 में जहांगीर से मिल करके ये कुछ सेक्टर के लिए आगरा, अहमदाबाद, भरौच का जो है उन्होंने परमिशन लिया था फैक्ट्री बनाने के लिए और जहांगीर ने ये परमिशन दिया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और हमें यहां कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो पहला वाला इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1। हमेशा इसको जरूर पढ़ें कि क्या कहा जा रहा है। तो यहां कहा जा रहा है गलत कथन को ढूंढिए। यदि यहां कहा जाता कि करेक्ट को ढूंढिए तो फिर आंसर होता ओनली बी, लेकिन चूंकि यहां इनकरेक्ट को ढूंढने के लिए कहा गया है इसलिए आंसर होगा ये। और यहां इट वाज कैप्टन थॉमस बेस्ट, यानी वहां जो कैप्टन के रूप में काम कर रहा था वो थॉमस बेस्ट कर रहा था और उसी ने बेसिकली स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब कई एग्जाम में पूछे गए हैं और थॉमस बेस्ट वाला क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और आने वाले समय में भी आ सकता है। ये चैप्टर जो है वो बेसिकली थोड़ा इजी चैप्टर माना भी जाता है। यहां से क्वेश्चन भी बीपीएससी में कम ही आएंगे। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 1857 से लेकर के उसके बाद के जो चैप्टर है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से थोड़े जो शुरुआती 1-2 चैप्टर है वहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सही ढूंढना है या गलत, तो वहीं पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बंबई पर कंपनी के नियंत्रण के बारे में बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनी कंट्रोल ऑफ बॉम्बे। पहला है, चार्ल्स सेकेंड, जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था, ने इसे अंग्रेजी कंपनी को पट्टे पर दे दिया। चार्ल्स सेकेंड हु रिसीव्ड इट एज ए पार्ट ऑफ द पुर्तगीज डॉरी लीज टू आउट टू इंग्लिश कंपनी, यानी इंग्लिश कंपनी को दहेज में मिला हुआ बंबई द्वीप दे दिया गया। एंड सेकेंड, इस पट्टे का वार्षिक किराया 100 पाउंड रखा गया। एनुअल रेंट ऑफ लीज वाज 100 पाउंड। तो इस दोनों स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर पॉइंट ये था कि ब्रिटेन का जो शासक था चार्ल्स सेकेंड, उसकी शादी हुई थी 1661 में, ये किसके साथ, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। और इसके 7 साल बाद, यहां याद रख सकते हैं कि 7 फेरे लिए जाते हैं शादी में, तो 7 साल बाद इसने 1668 में ये जो बंबई क्षेत्र था, ये दहेज में पुर्तगालियों से मिला था, इसको उसने अपने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया। बट लीज पे दिया, बट ये जो 100 पाउंड लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये दिया गया था 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, और ओनली 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ये दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1668 में। तो ये दोनों डेट याद रखना है। और बाद में यही बंबई क्षेत्र भारत में ब्रिटिश की राजधानी बनी, और फिर बंबई से कलकत्ता को राजधानी शिफ्ट किया गया। देन यहां पर चूंकि सही ढूंढना है तो ओनली 1 इज करेक्ट, 2 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि 100 पाउंड की जगह वहां क्या होगा, 10 पाउंड होना चाहिए था। नेक्स्ट, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी और इनके बीच क्या हुआ था, पेरिस की संधि। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ पेरिस बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरिस की संधि किसके किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने था ए पा पे, यानी पे मतलब पेरिस की संधि। तो आइए ऑप्शंस। फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। द फ्रेंच वेयर अलाउड टू यूज इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। सेकेंड, बस्तियों की किलाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फोर्टिकेशन ऑफ सेटलमेंट वेयर बैंड। ये क्या हुआ था कि ये थर्ड कर्नाटक वार हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और उसके बाद एक संधि हुई जिसको नाम है पेरिस की संधि। कब हुई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं 1763। और इस तरह से इस संधि में क्या हुआ, तो इस संधि में ये डिसीजन लिया गया कि अब जो फ्रांसीसी है वो अब अपने कंपनी का विस्तार नहीं कर सकते हैं, सेना नहीं रख सकते हैं, किला नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इसमें जीत चुकी थी। और इसी बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो इससे जस्ट पहले एक युद्ध हुआ था वांडी वास 1760 में। और यहीं से पूरी तरह से ये तय हो गया था कि फ्रांसीसी भारत में स्ट्रांगली एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। और दैट्स वाई यहां पर यह निर्णय लिया गया कि उनको ये सब नहीं दिया जाएगा। यहां पूछा जा रहा है कि गलत स्टेटमेंट ढूंढे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर नॉट या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई नहीं है। अब यहां आप में से बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन चुनने में गलती कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाइज देखें तो जरूर ये देख लें कि उसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, और तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारणों में कौन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ फ्रेंच कंपनी। यानी फ्रांसीसी कंपनी क्यों खत्म हो गई, इसके पीछे गलत कारण क्या है। यानी ये 3 कारण इसमें सही होगा, एक कारण गलत होगा। तो ये आपको पहले ही क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ लेना है। पहला है फ्रांस का द्वारा डुप्ले को वापस बुलाया जाना। तो 1754 में डुप्ले वापस चला गया था, सेकेंड जो कर्नाटक वार चल रहा था उस दौरान। तो यानी ये बिल्कुल सही है, फ्रांसीसियों द्वारा डुप्ले को बुलाना। सेकेंड कहता है अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना की कमियां। तो डाउन बैक्स ऑफ फ्रेंच आर्मी और एज कंपेयर टू ब्रिटिश आर्मी, यानी ब्रिटिश आर्मी के तुलना में फ्रांसीसी कमजोर थे। थर्ड कहता है फ्रांसीसी गवर्नर लाली की दूरदर्शिता। और फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं।
फोरसाइट ऑफ फ्रेंच गवर्नर लैली। तो ये इसमें अगर हम लोग रीजन देखें तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तीसरा वाला गलत है और यही हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि लाली जो कि बाद में डुप्ले के जाने के बाद गवर्नर बन करके आया, ये थोड़ा सा अदूरदर्शी था, यानी इसको अच्छे से चीजें नहीं समझ में आई, इंडिया में चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके कारण से फ्रांसीसी जो है वो हार गए और फ्रांसीसियों की पराजय हुई। यहां फोरसाइट का मतलब ये होता है कि फ्रांसीसियों की तरफ से लैली ने बहुत अच्छा काम किया बट लाली ने खराब काम किया, इसी के कारण से वो हार गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी लाली की कमजोरी के कारण ही वो हारा था। तो इसको हम लोग यहां पे पूछा था कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? सी नंबर गलत दिया गया है और इसका जो है फ्रांसीसी दूरदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता ही नहीं थी उसके पास, इसी कारण से बेसिकली फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट आते हैं, डेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेन्स। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई और 1620 में उन्होंने तंजौर के ट्रांकुबर में एक कारखाना स्थापित किया। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1616। इन 1620 दे फाउंडेड फैक्ट्री एट ट्रांकुबेर नियर तंजौर। सेकेंड स्टेटमेंट है, उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास सेरामपुर में थी। देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज एट सेरामपुर नियर कलकत्ता। थर्ड स्टेटमेंट है, डेनिश कारखानों को 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया। डेनिश फैक्ट्रीज वेयर सोल्ड टू ब्रिटिश इन 1820। और लास्ट है, डेन वाणिज्य के बजाय अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। द डेन्स वेयर बेटर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज रेदर देन फॉर कॉमर्स। तो यहां पर है कि डेन के संबंध में कथन को देखिए, तो इसमें से कुछ कथन सही है और कुछ गलत, और यहां पे क्या ढूंढना है हमें? सही। तो सबसे पहले ये ध्यान दे दें कि हमें क्या ढूंढना है, तो हमें सिर्फ सही ढूंढना है। सही ढूंढने के क्रम में पहला बिल्कुल सही है, तो यानी हमें सब में 1 दिख रहा है। उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास थी, सेकेंड भी सही है, सब में दिख रहा है। थर्ड, डेनिश कारखानों को 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया। 1820 में नहीं बेचा गया था, बल्कि 1845 में जो डेनिश थे उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री ब्रिटिश को बेच दी और वो भारत से लौट गए। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें से जहां भी होगा उसको हम हटा देंगे, यानी इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बच गए 2, ए और सी। फोर्थ कहता है डेनिश जो है वो मिशनरी सिस्टम पे ज्यादा एक्टिव रहते थे। तो बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव मिशनरी सिस्टम अगर किसी का था तो वो डेनिश का था। तो इसलिए यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड, यानी सी नंबर 1, 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 1820 में सबको नहीं बेचा गया था। 1845 में जो है डेनिश ने अपने फैक्ट्रीज जो है वो ब्रिटिश को सेल कर दिए थे, सेल आउट किए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन है? आज के टॉपिक में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डेली 50-50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझ के अच्छे से बनाइएगा तो उसी में 4-5 क्वेश्चन के आपके डाटा और फैक्ट जो है वो छुपे होते हैं। वांडीवास की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, तीसरे कर्नाटक युद्ध के निर्णायक लड़ाई 1760 में हुई, जो कि तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों ने जीती। द डिसाइसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वार वाज वन बाय द इंग्लिश इन 1760 एट द वांडीवास इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। और सेकेंड कहता है अंग्रेजों के जनरल आयरकूट और काउंट थॉमस एंडर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की पूरी तरह से हरा दिया। तो जनरल्स आयरकूट ऑफ इंग्लिश और बेसिकली फ्रेंच आर्मी के तरफ से कौन थे? तो लाली थे, और जिनकी हार हो गई। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और फिर यहां पे आपको चूज करना है कि क्या ढूंढना है। सही वाला उत्तर आपको चूज करना है। तो हुआ ये था कि थर्ड कर्नाटक वार जो है, अभी आपने देखा कि ये 1756 से लेकर के 63 तक चला था, और इसका जो मेन रीजन था वो यूरोप में था। और यूरोप में कौन सा रीजन था? तो रीजन ये था कि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और उसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ये हुआ था। अब सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में हुआ, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी। और अभी जो क्षेत्र है ये वांडीवास, ये तमिलनाडु में ही आता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल सही।
सेकेंड कहता है कि इसमें ब्रिटिश गवर्नर के रूप में आयरकूट ने पार्टिसिपेट किया और फ्रांसीसियों की तरफ से जो है लैली ने पार्टिसिपेट किया और इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट आपके थर्ड कर्नाटक वार और वांडीवास से रिलेटेड है और बिल्कुल सही है और इस तरह से ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे और सेकंड, लुई 16वें के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। द फ्रेंच वेयर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 16 the king's famous minister Colbert laid the foundation of French East India Company in 1664। दोनों स्टेटमेंट लगभग सही है बट यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। पहला तो ये फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे, ये 100% सही है, तो पहला बिल्कुल सही की श्रेणी में चला जाएगा। सेकेंड आते हैं कि 1664 में हुआ, ये भी सही है। कोलबर्ट मिनिस्टर था और उसी ने इसको फाउंडेशन करवाया, ये भी सही है। बट यहां लुई 16वां, ये पॉइंट गलत है क्योंकि जिस समय फाउंडेशन हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय जो फ्रेंच जो है वो थे वो लुई 14वां थे। तो इस तरह से इसका जो सही कथन ढूंढना है तो पहला वाला हो जाएगा सही और सेकंड वाला हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि लुई 14 के पीरियड में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, न कि लुई 16 के समय में। तो इस तरह से ये जो लुई 14 होना चाहिए, लुई 16 नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट यहां पर गलत था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित लड़ाइयों और शक्तियों पर विचार करें जिनके बीच यह लड़ी गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग बैटल्स एंड पावर्स एमोंग विच इट वाज फाउट। किसके बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई, इसको मिलान करें। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब ऐसे मैचिंग करने वाले क्वेश्चन आए तो उसमें इजी टू हार्ड को मैच करना चाहिए, यानी पहले जो आता है उसको मैच कीजिए। लाइक पहला क्वेश्चन है वांडीवास, तो वांडीवास जो है वो 1760 में हुआ था और ये वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई, तो पहला इजीली मैच। सेकंड, वेदरा, ये कब हुआ था, 1759, ये किसके बीच हुआ था, तो डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर, तो ये बक्सर की लड़ाई जो है ये हुई थी बेसिकली अंग्रेज और जो भारत के राजा थे उनके बीच में हुई थी। और पानीपत की तीसरी बैटल ये मराठों और अब्दाली के बीच में हुई थी। तो इस तरह के बैटल को जब मैच करने के लिए आए तो जो आपको आता है पहले उसको मैच कर लें। अगर चारों आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो जो मैच कर लिया उसके बेस पे फिर ऑप्शन से आपको उत्तर ढूंढना है। 1 का ए है तो यहां 1 के ए में हमारे पास 1 और ये है, तो यानी 2 ऑप्शन पहले ही कट हो जाएंगे। अब इस 2 में से एक ढूंढना है। लास्ट वाला देखिए 4 का बी, 4 का सी, अगर सिर्फ लास्ट वाला भी पता रहेगा तो 4 का बी होगा, इट मींस यही उत्तर होगा। तो कई बार ऑप्शन के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो न केवल अपने नॉलेज के बेस पे उत्तर बनाइए बल्कि आप कई बार गेसिंग और आपके जो फैक्ट्स है उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि आप पढ़े हुए अपने फैक्ट्स के आधार पे 80 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप अपने नॉलेज और अपने गेस वर्क के कारण 10 क्वेश्चन को और भी सही कर सकते हैं और टोटल आपका 90 हो जाएगा। अगर 90 आप पढ़ के कर रहे हैं तो 10 गेस वर्क करके कीजिए। गेस वर्क से हर बार 10 बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से गलत कथन कौन सा है इसको ढूंढना है। अंग्रेज कंपनी के प्रथम राजदूत कैप्टन हॉकिंस थे। द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश कंपनी वाज कैप्टन हॉकिंस, ये बिल्कुल सही है। कब आया था कैप्टन हॉकिंस, 1608 में। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। उस समय जो ब्रिटिश के राजा थे वो जेम्स प्रथम थे, क्योंकि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं, हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज पे आया था, बिल्कुल सही। जिस जहाज से आया था कैप्टन उसका नाम था रेड ड्रैगन। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि दी। तो हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि नहीं दी थी
बल्कि उस पीरियड में राजा चेंज हो गया था और राजा था कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने फिर खान की उपाधि दी थी और 400 के मनसब की भी उपाधि दी थी, वो मनसब भी प्रदान किया था। तो इस तरह से इसमें ये स्टेटमेंट देखें तो 3 स्टेटमेंट सही है, ये चौथा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह उस पीरियड का है जिस पीरियड में जहांगीर था, ना कि अकबर। नेक्स्ट आते हैं, भारत में यूरोपीय शासन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन रूल इन इंडिया। पहला, सहायक संधि के विचार के पीछे पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले का हाथ था। डुप्ले, गवर्नर ऑफ पांडिचेरी, वाज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सेकेंड, डुप्ले के उत्तराधिकारी गोडेह्यू ने अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की पॉलिसी अपनाई। गोडेह्यू, सक्सेसर ऑफ डुप्ले, एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटिंग इंग्लिश पावर। और थर्ड, पुर्तगाली गवर्नर नीनो दा कुन्हा गुजरात के बहादुर शाह के समकालीन थे। पुर्तगीज गवर्नर नीनो डा कुन्हा वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के समय में ही बहादुर शाह जो गुजरात के लीडर थे उसको मार दिया गया था। फर्स्ट भी बिल्कुल सही है कि जो सहायक संधि बाद में बहुत फेमस हुआ ब्रिटिश के वेलेजली के द्वारा, वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था डुप्ले के द्वारा। तो पहला और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? यहां पे है गोडेह्यू। गोडेह्यू डुप्ले के जाने के बाद एक गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया और इसने जो ब्रिटिश थे उसके अगेंस्ट में आक्रामक पॉलिसी नहीं चलाई थी। और यहां कहता है कि उसने अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की पॉलिसी चलाई, यानी डुप्ले एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटिंग इंग्लिश पावर, यानी इंग्लिश पावर को वो सामने से चाहता था कि खत्म करे, बट ऐसा नहीं था, वो डरपोक था और वो ब्रिटिश के मिल करके काम करने की कोशिश करता है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। और यहां पे ढूंढा ही क्या जाना था? इनकरेक्ट। तो आप जरूर ध्यान से देखें कि क्या पूछना है और क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में पढ़े हुए 3-4 क्वेश्चन इसी तरह से गलत आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द फर्स्ट कर्नाटिक वार। पहले कर्नाटक युद्ध के संबंध में पॉइंट्स है और फिर इसमें से हमें क्या ढूंढना है? सही। तो यानी 3 के 3 सही हो सकते हैं या 1-2 सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है, यह युद्ध डच और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक वार डच नहीं था, यहां पे कौन थे? अंग्रेज थे। यानी फर्स्ट जो बैटल हुआ था कर्नाटक का वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। द वार वाज फाउट बिटवीन डच एंड फ्रेंच, नॉट, क्योंकि ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। सेकेंड है, यह एक्सला-सेपल संधि के द्वारा खत्म हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ए पापे, उसमें ए था, यानी इट इंडेड द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ एला-सापल। और थर्ड है, सेंट थॉम की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी। तो 1746 में ये बैटल हुआ था, जो कि एक बैटल था कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में। तो ये बिल्कुल सही है कि ये हुआ था। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है सही, तो केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है, बिकॉज पहले में ये डच नहीं होगा, यहां ब्रिटिश होगा। ठीक है, तो ये आपके पढ़े हुए चीजों में से ही प्रश्न बनाया गया है। जो चीजें आप पढ़ते हैं, नॉर्मली आप अपने सिलेबस में देखते हैं, उसी को मल्टीपल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना करके आप जब रिवीजन करते हैं तो उससे आपका उस चैप्टर पर अच्छा पकड़ बन जाता है और उस चैप्टर के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। 90% क्वेश्चन आपके क्या होंगे? सही होंगे। तो यही आपको प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री। वांडीवास की लड़ाई, दूसरा कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। तो ये जो चारों आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, इनके आपको डेट पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 1740
9 में स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये पहले हो जाएगा। पेरिस की संधि की बात करें तो थर्ड कर्नाटक वार के बाद हुई थी, तो 1763 में हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो अब इसको हम अरेंज करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो होगा वो होगा 4 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इट मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले ही 2 ऑप्शन आपने कैंसिल कर लिए। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा सेकेंड जो या कर्नाटक वार, तो यानी 2, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 3, और इस तरह से इजी आपका आंसर आ जाएगा 4213। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डेट याद रखना पड़ेगा, और बीपीएससी में थोड़ा डेट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में बहुत सारे डेट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाया? Who successfully adopted the policy of intervention in Indian politics in North India? तो साउथ इंडिया में यदि हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में डुप्ले थे। साउथ इंडिया में भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करने के मामले में जिसने सबसे पहला प्रयास किया वो डुप्ले थे। और अगर हमें यह पूछा गया है कि नॉर्थ इंडिया में कौन किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ये स्पेशली बंगाल में करते हैं, और बंगाल को ही यहां पर ट्रीट किया जा रहा है ऐसे नॉर्थ इंडिया के रूप में। अब नॉर्थ इंडिया का मतलब यहां सिर्फ ये नहीं होगा कि दिल्ली में किसने किया था, बेसिकली जो साउथ से ऊपर का पार्ट है उसे नॉर्थ इंडिया के रूप में यहां ट्रीट किया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ था जो ब्रिटिश के तरफ से या भारत में जिसने नॉर्थ के पार्ट में भारतीय रजवाड़ों में हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, मैच द लिस्ट। एक तरफ आपको कुछ सेक्टर या कुछ स्थान दिए गए हैं भारत के, और दूसरी तरफ यूरोपियन कंपनी के नाम दिए गए हैं, और इस लोकेशन को यूरोपीय कंपनी से मैच करना है। तो गोवा अभी हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों से रिलेटेड था, क्योंकि गोवा को 1510 में पुर्तगालियों ने जीता था और 1530 में उसे एज ए कैपिटल के रूप में स्थापित किया था। मद्रास की बात करें तो मद्रास पर शुरुआती दिनों में फ्रांसीसियों का कब्जा था, और जब वांडीवास का युद्ध हो जाता है तो फिर वहां पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है। ट्रांकेवर की बात करें तो ये वह क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले जो है फैक्ट्री के रूप में डेनिस ने बनाया था, और पांडिचेरी का क्षेत्र शुरू में डचों का था और बाद में जो है उसे फ्रांसीसियों ने जो है जीत लिया था। तो यानी बाद में यह पांडिचेरी का क्षेत्र जो है ये डचों के, शुरू में डचों के पास था, बाद में पांडिचेरी चला जाता है फ्रेंच के पास, और मद्रास चला जाता है ब्रिटेन के पास। लेकिन ये वांडीवास और वेदरा के युद्ध के बाद होता है। इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में यही कंडीशंस रहे, और इसी के द्वारा जो है ये भारत में रहे। तो यानी 1 का 3, तो आपको क्या करना है, 1 का 3 मतलब ये 3 है, तो यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बी का 2, तो बी का 2 सिर्फ इसमें है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसिंह ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र दिए थे, मैग्ना कार्टा दिए थे, और इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्ना कार्टा से रिलेटेड है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला, कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। द कंपनी वॉज गिवन टू राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल। सेकेंड, 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट मिली। एग्जम्पशन फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज फॉर द ट्रेड इन बंगाल इन एक्सचेंज ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ Rs 3000। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। एग्जम्पशन फ्रॉम द फ्री ट्रेड इन सूरत इन एक्सचेंज ऑफ एनुअल टैक्स ऑफ Rs 10,000। और फोर्थ, मद्रास में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार मिला। कंपनी क्वाइंस वेयर मेड लीगल इन मद्रास। अगर इस चारों को देखें तो 1717 में जो शाही फरमान जारी किया था बेसिकली फर्रुखसिंह ने, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें से 3 शुरुआती बिल्कुल सही है। चौथे में यदि मद्रास के जगह यहां पर बंबई होता तो ये चौथा स्टेटमेंट भी सही हो सकता था, बट यहां पर ये 3 स्टेटमेंट ही क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि यहां पर सिक्के चलाने का अधिकार मद्रास में नहीं बल्कि बंबई में दिया गया था। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट यानी चौथा स्टेटमेंट गलत है, और 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंग्रेजों के भारत में सफल होने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे?
विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिश भारत में इतने सक्सेसफुल क्यों हो गए? पहला है, उनके पास शाही नौसेना काफी मजबूत थी, स्ट्रेंथिंग ऑफ द रॉयल नेवी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी जिससे उनके पास संसाधन प्राप्त हुए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। थर्ड, भारत में धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाई जैसा कि पुर्तगाली और डेनिस ने किया था। नॉट एडॉप्टिंग एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स रिलीजन इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में नहीं अपनाया था। इसका रीजन आप यहां से जोड़ सकते हैं कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में बेसिकली ब्रिटेन ने भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी थी। एंड लास्ट, भारतीय क्षेत्रीय शासकों में समन्वय का अभाव था, यानी इंडियन रूलर्स जो थे वो आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो हारते चले गए। लाइक पहले मैसूर हार गया, फिर मराठा हार गया, फिर इस तरह से सारा भारत एक एक करके हार गया। तो ये कोऑर्डिनेशन का ही अभाव था। तो ब्रिटिश जो जीते, इसके पीछे क्या कथन सत्य है? तो ये चारों के चारों जो रीजन है वो बेसिकली ऐसे रीजन है जो दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिश जो है एक पावरफुल कंपनी के रूप में भारत में स्थापित हुआ और उसने भारतीयों को पराजित कर दिया। 38, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है सुनहरा फरमान 1664, फर्रुखसियर का मैग्ना कार्टा 1715, टॉमस रो की मुगल दरबार में आना 1625 और औरंगजेब द्वारा ब्रिटेन कंपनी पर जजिया कर लगाना 1680। तो ये जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से ढूंढना यह है कि कौन सही सुमेलित है। इट मीन्स कि 3 इसमें गलत है। तो गलत कौन कौन है? तो हम लोग ढूंढेंगे गोल्डन फरमान, ये 1664 में नहीं 1632 में हुआ था, तो यानी पहला तो गलत मिल गया। दूसरा ढूंढेंगे गलत, तो फर्रुखसियर का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो 1717 में हुआ था। जॉन सरमन आया था भारत में 1715 में। टॉमस रो 1625 नहीं बल्कि 1615। तो इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनी पर जजिया टैक्स इंपोज किया था कब? 1680। तो हमें सही ढूंढना था, इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसी जजिया टैक्स इंपोज के कारण 1688 में जॉन चाइल्ड ने एक गलती की थी और उसने लूट लिया था उस क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डचों का व्यापारिक केंद्र वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थापित है। यानी जो डच थे वो अभी जो उन्होंने बिहार में फैक्ट्री खोली थी वो पटना के कॉलेज के क्षेत्र में यानी उत्तरी इमारत के रूप में है। द बिजनेस सेंटर ऑफ डच वाज एस्टेब्लिश इन द नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ द प्रेजेंट पटना कॉलेज। सेकेंड, डेनिस द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। The factory established by the Danish in currently functioning as the government printing press and survey office located in Gulzarbagh. And third, अंग्रेजों ने पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी। The British established the factory near the नेपाली कोठी in पटना सिटी। ऑप्शन है आपके सामने, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को ढूंढना है। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ऊपर के दिए कथनों में यदि चलें तो पहला बिल्कुल सही है कि सबसे पहली फैक्ट्री डचों ने बनाई थी और ये अभी में इसका अगर एक्चुअल लोकेशन देखा जाए तो ये पटना कॉलेज के अंदर है। और यह जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1632, यानी पहली फैक्ट्री। दूसरा आते हैं तो ब्रिटिश ने जो स्थापित किया था वो 1651 में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया था और ये गुलजार बाग में आज काम करता है। और दूसरा डेनिस जो है, इस डेनिस ने नेपाली कोठी के पास फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। इट मीन्स पहला सही है और बाकी जो दोनों हैं वो स्टेटमेंट गलत है। तो ये चूंकि अपोजिट किया गया है तो 1632 पटना में डेनिस। अब ब्रिटिश की बात करें तो इन्होंने सक्सेसफुली जो बिहार में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की वो 1655 में गुलजार बाग में है और डेनिस ने जो बिहार में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की वो 1674 में स्थापित की थी जो पटना सिटी के नेपाली कोठी के पास जो है एस्टेब्लिश है और उसके अभी भी साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। सेकेंड है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग।
यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वार, एंड थर्ड, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रिटिश द्वारा भारत में लाया गया था? तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटिश द्वारा भारत में लाए गए चीजों में से तंबाकू और लाल मिर्च जो है ये बेसिकली पुर्तगाल के द्वारा यूज किया गया था, तो ये तो ब्रिटिश ने नहीं लाया। अगर आपको एक पता है तो वहां से आंसर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर तीनों पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक पता है तो वहां से आंसर ढूंढिए। यानी लाल मिर्च, तो लाल मिर्च पुर्तगाली लेके आए तो 3 वाला नहीं होगा, तो यानी ये कैंसिल। अब आपके पास ऑप्शन 3 बच गए। युद्ध में चलती फिरती तोप, ये भी मिडाइवल पीरियड में यानी मुगल काल के दौरान ही ये सारी सुविधाएं थी। और मृदा के स्वरूप के आधार पर उपज का मूल्यांकन ये शेर शाह ने शुरू किया था और बाद में मुगल ने भी इसको फॉलो किया था। तो ये भी बेसिकली मिडाइवल पीरियड से ही चलता आ रहा था। तो यानी इस तीनों में से कोई भी ब्रिटिश पीरियड में नहीं शुरू हुआ था, यानी ये सारे जो हैं पहले से ही क्या थे, ये चले आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया? कौन सा है जो भारत में पुर्तगालियों के प्रभाव से रिलेटेड है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हो गया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, गोथिक आर्ट फॉर्म की शुरुआत हुई, भारत में सूती वस्त्र को यूरोप के बाजार में बेचा गया, तंबाकू की उपयोगिता आई, आलू और संतरा। इसमें से कौन है जो कि पुर्तगालियों ने भारत में शुरू किया? तो पुर्तगालियों ने इसमें से सबसे पहले ईसाई धर्म को भारत में लेके आया, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने ही किया, गोथिक आर्ट फॉर्म जो कि एक आर्ट कला होती है जिस आर्ट कला में नुकीले घर बनाए जाते हैं इस तरह के, और ये जो नुकीला आर्ट फॉर्म होता है ये गोथिक आर्ट फॉर्म के अंतर्गत आता है। और यह गोथिक आर्ट भारत में सबसे पहले यूरोपियों ने ही यानी पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। सूती वस्त्र को यूरोप के बाजार में ले जाना ये बेसिकली डच का काम था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तंबाकू इंडिया में पुर्तगाली लाए थे, आलू पुर्तगाली लाए थे और संतरा पुर्तगाली ही लाए थे। तो इस तरह से सिर्फ 4 नंबर को हटा दे तो बाकी सब जो है 1 2 5 6 7 ये सारे पुर्तगालियों ने ही भारतीय सोसाइटी को दिए हैं और भारतीय सोसाइटी में एस्टेब्लिश किए हैं। तो ये सारे पुर्तगालियों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पुर्तगालीज रूल इन इंडिया। फर्स्ट, पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया। पुर्तगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर हु स्टार्टेड स्लेव ट्रेड इन इंडिया। सेकेंड, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुगल एम्परर अकबर ऑर्डर बंगाल गवर्नर टू टेक एक्शन अगेंस्ट पुर्तगीज। तो सबसे पहले बात की इस दोनों स्टेटमेंट में से हमें ढूंढना है सही, तो सही ढूंढना है और हमें जानकारी होनी चाहिए कि सही कौन सा है। थोड़ा गेस करते हैं, पहला वाला सही है क्योंकि भारत में छोटा मोटा दास व्यापार होता था और सबसे पहले भारत के लोगों को अफ्रीकन सेक्टर में ले जाने वाला, उस क्षेत्र में ले जाने वाला जो था वो पुर्तगाली ही थे जिसने भारत के लोगों को यूरोप के बाजार में, अफ्रीका के बाजार में ले जाकर के पहली बार बेचना शुरू किया। तो इस तरह से दास सिस्टम को सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर, तो अकबर जो है ये 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस समय तक पुर्तगाली जो थे वो ठीक ठाक कंडीशन में थे। तो जो पुर्तगालियों के खिलाफ जो बंगाल में कार्रवाई हुई वो कार्रवाई हुआ था शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के टाइम में क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 1632 के आसपास इसने क्या किया था पुर्तगालियों ने कि हुगली में मुमताज महल के जहाज को लूट लिया था। तो इसलिए 1632 में शाहजहां ने उसके खिलाफ एक्शन लिया था। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि अकबर ने ऐसा किया था ये हो जाएगा गलत। और इस तरह से इसका स्टेटमेंट में हमें सही ढूंढना था तो केवल 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट है कि शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान जो कि उस समय था उसको ये ऑर्डर किया था कि पुर्तगालियों के अगेंस्ट जो है वो कुछ एक्शन लो। तो शाहजहां ऑर्डर द बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पुर्तगीज। तो इसलिए यहां पे शाहजहां है और वहां पे अकबर दिया हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहेगा।
नेक्स्ट आते हैं, डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता? इन विच ईयर डिड द डच कनक्यूअर श्रीलंका फ्रॉम द पुर्तगीज? तो बेसिकली भारत के क्षेत्र में तो लड़ाई चल ही रही थी, भारत के पड़ोसी देशों में भी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि श्रीलंका क्षेत्र पर जो है ये पहले पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगाल को हरा करके यहां पे डच पहुंचते हैं और बाद में डच को हटा करके फिर यहां ब्रिटिश चले जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यहां पे क्रम बना। तो पुर्तगाली सबसे पहले यहां से हटे और फिर उनको डचों ने हटाया था। और डचों ने कब हटाया था? तो 1658 इसका सही उत्तर माना जाता है। 1658 जब डचों ने जो है वहां पर अपना प्रभाव स्थापित किया और वहां से बेसिकली पुर्तगालियों को वहां से हटा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, सेंट थॉम। सेंट थॉम के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ सेंट थॉम। सेंट थॉम बैटल किसको कहा जाता है? तो सेंट थॉम बैटल कहा जाता है बेसिकली फर्स्ट कर्नाटक वार के अंतर्गत ये लड़ा गया एक युद्ध था जो कर्नाटक नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शंस है, यह युद्ध 1746 में लड़ा गया। तो मैंने बताया कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंतर्गत लड़ा गया था, इट मीन्स कि 46 और 48 के बीच में ही लड़ा गया होगा। तो ये सही है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस बैटल वाज फाउट इन 1746। इसमें फ्रांसीसी कंपनी की छोटी सी सेना ने नवाब की अनवरुद्दीन की अपेक्षाकृत बड़ी सेना से हुआ था। इन दिस द स्मॉल आर्मी ऑफ फ्रेंच कंपनी फाउट विद द रिलेटिवली लार्जर आर्मी ऑफ नवाब अनवरुद्दीन। तो यहां पर फ्रांसीसी सेना बहुत कम थी, मात्र 1000 की सेना थी और इधर से लगभग 10,000 से ज्यादा की सेना थी। और उसके बावजूद भी फ्रांसीसियों ने जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन उसको हरा दिया था और इसी युद्ध को सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। तो ये पहला जो कथन है इसमें ढूंढना हमें क्या है? असत्य ढूंढना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तो इसलिए हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। नाइदर 1 और नॉट 2, ना तो 1 और ना ही 2 गलत है, दोनों के दोनों सही है। सेंट थॉम का युद्ध 1746 में क्या हुआ था? तो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन और इधर से कौन था? फ्रांसीसी। और इसमें जो फ्रांसीसी कैप्टन जो इसको लीड कर रहा था उसका नाम था पैराडाइज। तो कई बार ये भी प्रश्न में आ सकता है कि सेंट थॉम के युद्ध में बेसिकली जो फ्रांसीसी सेना थी उसको किसने लीड किया था? तो पैराडाइज ने किया था। और इसमें मात्र 1000 यूरोपीय कंपनी की सेना ने यानी फ्रांसीसी सेना ने 10,000 से ज़्यादा संख्या वाली इस फ्रांसीसी सेना नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है। किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया? विच पुर्तगीज रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ऑनर ऑफ ट्रेड विद द अरेबियन, पर्शियन एंड इंडियन इन द अर्ली 16th सेंचुरी? तो 16th सेंचुरी का मतलब ये होता है, 16वीं सदी का मतलब ये होता है कि 1500 से लेकर के 1600 यानी 1501 से लेकर के 1600 के बीच में जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं। तो यानी 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब 1498 में भारत के क्षेत्र पर व्यापारिक मजबूती बनाने लगा तो भारत में उन्होंने एक सिस्टम स्थापित किया, कार्टेज सिस्टम। और कार्टेज सिस्टम में क्या होता था? वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे वो भारत के बाजार पे कंट्रोल करने लगे, भारत पर कंट्रोल करने लगे, धीरे धीरे उनका व्यापार पर्सिया सेक्टर पर कंट्रोल होने लगा। तो उसी दौरान जो पुर्तगाली एक शासक हुआ जिस शासक ने ये घोषणा कर दी कि हमारा पूरा जो इस एरिया का पूरा जो बाजार है, पूरा जो ट्रेड है उस पर हमारा कंट्रोल है। और यह घोषणा करने वाला जो रूलर था उसका नाम था मैनुअल प्रथम। ये घोषणा जो पुर्तगालियों की तरफ से हुआ था वो किसने किया था? मैनुअल प्रथम ने किया था। तो ये एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक सूची में कुछ घटनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ कुछ डेट दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। पहला है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। तो ये घटना कब हुई थी कि पुर्तगाली एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर गोवा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 1510। सेकेंड, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया, यानी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन कोचीन। तो फर्स्ट फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1503 में। और कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत के प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर बनकर के जो आया था अल्मेडा, वो आया था 1505 में। एंड देन पुर्तगालियों ने गोवा को अपना कैपिटल या राजधानी चुना था 1530 में। तो इस तरह से कुछ डेट जो है वो इस पीरियड के आपको याद रखने हैं, क्योंकि बीपीएससी ने कई बार इस टॉपिक से आपको डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। तो जब आप मैच कर लेंगे तो फिर इस तरह के कोड में आपको आंसर ढूंढना आसान हो जाता है। बट अगर आपके पास कोई एक पहले से मैच है, एक ही दो आ रहा है, फिर भी आप मैचिंग में जाकर के इस कोड के थ्रू आंसर ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन पहले हुआ। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे ही अरेंज करने की बात होगी तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आपको डेट पता है या नहीं। अगर डेट पता है तभी आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो डच वार, यानी अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध। तो भारत में तो डच जो है वो वेदरा के युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी डचों का कई संघर्ष होता है, जो कि ब्रिटेन के क्षेत्र में भी होता है और भारत में भी होता है। तो इसी में से एक है थर्ड आंग्ल डच। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 1772 है। बेदरा का युद्ध ये 1759, और अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान जो मिला था वो है 1717। तो इस तरह से अगर आपको डेट पता है तो इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता है डेट, कालक्रम के अनुसार सही क्रम में सजाएं। और सॉरी, ये जो है ये 1672। तो ये अंग्रेजी क्षेत्र में जो है डच और यूरोप के क्षेत्र में जो है डच और ब्रिटेन के बीच के संघर्ष की बात करते हैं। तो इस तरह से 1672, 1659 और 1717, तो इस तरह से इसको निकालेंगे तो पहला नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो यानी 1, 3, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो वास्को डी गामा बेसिकली भारत में 3 बार आया था, एक 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा आया था 1524 में। और 1524 में जब आया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके कारण वो भारत में ही रह गया था। तो वास्को डी गामा का जो है ये डेट याद रख सकते हैं कि दूसरी बार कब आया, तो 1502 में। सेकेंड, अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हॉल, ये नाम याद रखिएगा। मिल्डन हॉल वह था जो एक व्यापारी के रूप में स्थलीय मार्ग से भारत चला आया था, और यह भारत कब आया था, तो 1499। और ये डेट और ये नाम दोनों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ सकता है कि ब्रिटिश बिजनेसमैन कौन था जो इंडिया जो है वो स्थलीय मार्ग से आ गया था। 1499 में आया था मिल्डन हॉल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना, तो एक्चुअल फाउंडिंग जो है वो 1600 ईस्वी में हुई। हालांकि कई मर्चेंट्स ने मिलकर के 1599 में ही कंपनी बनाया था, बट इसको ब्रिटिश कंपनी के रूप में स्थापित किया गया 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। तो इस तरह से अगर आपके पास डेट पता है तो आप इजीली इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा सेकेंड नंबर, और सेकेंड हो जाएगा अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हॉल। सॉरी, ये 1499 मैंने लिख दिया, ये 1599 में आया था, यानी 1600 में जब कंपनी स्थापना हुई थी उससे 1 साल पहले आया था। तो इस तरह से अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर उसके बाद पांचवा होगा और फिर होगा चौथा। तो यानी 1, 2, 3, उसके बाद 5 और फिर 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिल्डन हॉल को याद रखिएगा। मिल्डन हॉल कौन था, तो मिल्डन हॉल वह था जो एक ऐसा यात्री था जो कि स्थलीय मार्ग से भारत आया था, और ये ब्रिटेन का था और 1599 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। The main goal of commercial companies was to earn profits by
एवॉइडिंग कंपटीशन, यानी वो लोग चाहते थे कि आपस में हमको कंपटीशन ना करना पड़े, बिकॉज कंपटीशन करने से क्या होता था, बेनिफिट डाउन होने लगता था। फिर कहते थे कि वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च दामों पर बेचना चाहते थे। दे यूज टू बाई चीप थिंग्स एंड सेल देम हाई प्राइस, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा, चूंकि ये सारे थे प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनियों का मेन जो फोकस था वो क्या था, कॉमर्शियल फोकस था, बेनिफिट्स पर फोकस था। और इसी कारण से ये दोनों कंपनियां जो है, जितने भी यूरोपियन कंपनी थे, ये दोनों फॉलो करते थे। और यहां पर सत्य कथन ढूंढना है तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, कि इनका मेन गोल कॉमर्शियल था और दूसरा था कि ये चाहते थे कि चीप रेट पे हम यहां से सामान खरीदें और यूरोपियन बाजार में महंगे दामों पर बेचे। जैसे आप पढ़ते भी होंगे कि वास्को डी गामा जब भारत से सामान खरीद के ले गया था तो उसको 60 गुना करके उसने जो है यूरोप के बाजार में बेचा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वास्को डी गामा का भारत आना, तो सबसे पहले जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो तो उसका डेट जरूर दें। तो 1498 पानीपत की पहली लड़ाई। अब पानीपत की पहली लड़ाई याद होना चाहिए आपको, किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस का सूरत आना, तो कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था, सूरत में पहुंचा था, तो कब आया था, 1608 में। और भारत में पहली डच फैक्ट्री, तो डच फैक्ट्री की बात करते हैं तो 1605 में उन्होंने पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित कर दी थी, यानी अंग्रेजों से पहले। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो पहला वाला सबसे पहले आएगा, देन सेकेंड, फिर 4 और फिर 3, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर दिख रहा है। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए आपको डेट टाइम पता होना चाहिए, और तभी जाकर के जब आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये 50 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, पुर्तगालियों का भारत आना, और कैसे सारे विदेशी कंपनियां भारत में आई और कैसे आपस में संघर्ष किया और ये स्थापित हुए, उन्हीं से रिलेटेड फैक्ट्स हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में शामिल किए थे। कल का जो हम लोगों का टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, उसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ के रख सकते हैं ताकि हम लोग इस टॉपिक पे अच्छे से समझ सकें। इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है नवीन राज्यों का उदय, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, जिसमें ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद मुगल जो है वो डिक्लाइन होते हैं और नए नए राज्यों में मराठा राज्य, बंगाल राज्य, हैदराबाद, कर्नाटक, सिख, ऐसे राज्यों का उदय होता है। एंड सेकेंड, इसी दौरान ब्रिटिश जो है वो भारत में इन राज्यों को हरा करके अपनी पॉलिसी लागू करना शुरू करते हैं, जिन पॉलिसी में यदि बात करें तो द्वैध शासन लागू करते हैं, वो सहायक संधि लागू करते हैं, वो घेरे की पॉलिसी लागू करते हैं, वो हड़प नीति लागू करते हैं, और कई ऐसे पॉलिसी लागू करते हैं जिसके थ्रू वो भारत में अपने शासन को मजबूत आधार देने की कोशिश करते हैं। तो इसी टॉपिक से कल के क्लास में हम लोग फिर से 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, और डेली इस तरह से आपका 50 दिन तक चलेगा, जिसमें आप इनको देख सकेंगे। ये पीपीटी आपको अपलोड हो जाएगा, आपको जहां आप देख पा रहे हैं वीडियो, उसी के बगल में आपको मिल जाएगा कुछ घंटों बाद, और इसके रिलेटेड पीडीएफ भी आपको अपलोड हो जाएगा आपके सेक्शन में, वहां से आप कल के बाद पीडीएफ भी इसके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सब लोगों को ये अभी 2 दिन फ्री है, और जिनके भी बैच में ऐड नहीं हुआ है उन सबके बैच में ऐड हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें और आसानी से इसको पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद, और अभी से अब आपके कुछ समय बाद जो है रफ्तार के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ बच्चों का था क्यूरी कि 85 क्वेश्चन क्यों हुआ डिस्कस, तो इसके रीज़न ये भी है कि ये 2 घंटे में कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको करंट अफेयर्स के भी क्लासेस देखने हैं, करंट अफेयर्स को भी आपको रिवीजन करना है। तो इसीलिए आपको दोनों, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जिन चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ भी करके आपको हम लोग पूछेंगे और उनमें आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।